जो अंडरवायर्ड ब्रा पहनते हैं, कई बार अगर फिटिंग अच्छी नहीं होती तो वो वायर से निशान पड़ जाता है और दर्द हो जाता है छाती के अंदर। अंडर आर्म डिओड्रेंट या टैल्कम पाउडर ना लगा के जाए, बिकॉज उसमें कैल्शियम के पदार्थ होते हैं एंड वो मैमोग्राफी में दिख जाते हैं और वो कई बार कैंसर का संकेत होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है वो इनिशियली पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता। क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता वो जल्दी पकड़ में नहीं आती। अपने ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करें महीने 2 महीने में एक बार। भारतीय ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो पीक कर रहे हैं अर्ली 40s में। कैफीन के ज्यादा इंटेक से और ज्यादा स्ट्रेस लेने से ब्रेस्ट पेन बढ़ता है और ये अधिकतर पेन पीरियड से 10-12 दिन पहले देखा जाता है। अगर एक लेडी कम से कम 1 साल तक ब्रेस्ट फीड करेगी तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। अगर हम इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर्स की बात करें तो लिस्ट में सबसे पहले आता है ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा कहा जाता है कि 4 मिनट में कम से कम 2 महिलाओं को पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर ना मिथ्स भी काफ़ी सारे हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आप ब्रा पहनकर सो गए तो उससे आपको कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपने ब्लैक कलर की ब्रा पहन ली तो उससे भी आपको कैंसर हो सकता है। और क्या सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को ही हो सकता है? आज इन सभी क्वेश्चंस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहन खंडेलवाल फ्रॉम सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एट एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू ध्वनि, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक सो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करना चाहते हैं विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जब 4th स्टेज पर पहुंच जाता है, जब 3rd स्टेज पर पहुंच जाता है तो तभी पता चलता है कि बंदे को ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसके क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं? सो आपने जो सवाल पूछा ध्वनि, उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है वो इनिशियली पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता। क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता वो जल्दी पकड़ में नहीं आती एंड तभी हमारे पास मरीज ज्यादातर लेट स्टेज में पहले आया करते थे। पर आजकल जागरूकता के कारण, अवेयरनेस के कारण मरीज अर्ली स्टेज में हमारे पास आ रहे हैं एंड मेरी प्रैक्टिस में अधिकतर मरीज स्टेज 1 और स्टेज 2 के देखे जाते हैं। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो वो घर पर ही मतलब देखकर पता लगा सकते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है? तो आजकल हम कहते हैं दैट अ लेडी शुड बी ब्रेस्ट अवेयर, मतलब अपने ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करें महीने 2 महीने में एक बार। पर क्या लक्षण हमें देखने चाहिए? नंबर 1 की कोई गांठ महसूस हो, ये गांठ जो एक पीरियड से ज्यादा चले, मतलब 1 महीने में पीरियड्स के बाद भी गांठ परसिस्ट कर रही है, या फिर जो निपल है वो रिसेंटली अंदर को आ गया है, राइट, या फिर एक छाती का शेप रिसेंटली बदल गया है, या खाल जो है छाती के ऊपर वो मोटी हो गई है, जैसे संतरे के छिलके जैसी खाल हो गई है, या निपल डिस्चार्ज आ रहा है जो खुद से आ रहा है, या तो क्लियर है या ब्लडी है, खून वाला डिस्चार्ज है, या बाह के नीचे गांठे होना, काक के नीचे गांठे होना, वो भी एक संकेत है ब्रेस्ट कैंसर का। तो इनमें से कोई भी लक्षण हो तो मरीज को बिना किसी विलंब के एक ब्रेस्ट एक्सपर्ट के पास आना चाहिए सो दैट वो प्रॉपर इवैल्यूएशन करे। क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हमेशा ब्रेस्ट निकाल देना ही होता है? कि ऐसे काफी केसेस में देखा भी गया है। नहीं, ये गलत फहमी है। देखिए, जब हमने प्रैक्टिस चालू की थी आज से 15-16 साल पहले, तब अधिकतर मरीजों की पूरी छाती निकाली जाती थी। बट पिछले 10-15 साल में इतना प्रोग्रेस हुआ है कि आजकल मेरी प्रैक्टिस में, एंड वर्ल्ड वाइड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, कि 65 से 70% एटलीस्ट ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो रही है। हम ब्रेस्ट नहीं निकाल रहे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। सिर्फ 25 से 30% मरीज होते हैं या तो किसी वजह से कि हम उनकी छाती नहीं बचा पाते तो निकलती है, या अगर मरीज चाहता है तो छाती निकाली जाती है। एंड कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर एक ब्रेस्ट में पहले कैंसर हुआ है और उसके बाद दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है जी, तो इसका क्या रीजन होता है? क्या मतलब ये रिलैप्स होना कॉमन है? आपने कभी अपने इसको हम रिलैप्स नहीं कहेंगे कि अगर एक छाती में था और दूसरी तरफ हो गया तो वो अधिकतर नया कैंसर है जो दूसरी तरफ बन रहा है, ठीक है। और कैंसर की अगर हम जड़ पे जाएं तो कैंसर 2 कारणों की वजह से बनता है। इन्वायरमेंटल कारण,
और जेनेटिक कारण, दोनों का जब मिश्रण होता है तो ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर बनता है। तो दोनों तरफ ब्रेस्ट कैंसर होने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है जिनमें फॉल्टी जीन है, जिनकी जीन्स खराब है, उसके कारण ये होने की संभावना बढ़ती है। कई लोगों के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या बहुत सालों बाद दूसरी तरफ भी नया कैंसर बन सकता है, पर अधिकतर देखा जाता है फॉल्टी जीन के कारण। आपने जीन्स की बात की, तो अगर किसी की फैमिली में फादर को कैंसर रहा है एंड मदर को नहीं रहा है, तो कितना परसेंट चांस होता है कि बच्चों में भी कैंसर चला जाए, या फिर सिर्फ मदर के कैंसर होने से, मदर की कैंसर हिस्ट्री होने से ही बच्चों को कैंसर हो सकता है? देखिए ध्वनि जी, शरीर में 50 अलग अलग तरीके के कैंसर हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो मरीज का होता है कि सारे कैंसर एक जैसे हैं। नहीं, हर कैंसर अलग तरीके से बिहेव करता है, हर कैंसर होने के अलग कारण हैं। अगर हम स्तन के कैंसर की या ब्रेस्ट के कैंसर की बात करें तो इसमें 90% कैंसर फैमिली में रन नहीं करते, सिर्फ 10% कैंसर फैमिली में रन करते हैं। तो जैसे आप मिथ्स की बात कर रहे थे, कई बार मरीज हमारे पास आके कहता है कि मुझे कैसे कैंसर हो गया, मेरी फैमिली में तो किसी को कैंसर नहीं था, तो मुझे कैसे हो गया। तो जैसा मैंने कहा कि 90% फैमिलीज में नहीं रन कर रहे। अब अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या तो मदर की साइड या फादर की साइड, ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट एक फीमेल ऑर्गन है तो सिर्फ मदर की साइड की हिस्ट्री जरूरी है, दोनों तरफ की हिस्ट्री जरूरी है। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, या किसी पर्टिकुलर टाइप का कैंसर होता है, या वो कैंसर अर्ली एज में पकड़ में आ रहा है, तो हम जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं। हर मरीज में जेनेटिक टेस्ट इंडिकेटेड नहीं है। जी सर, अगर मैं बात करूं कि आपके पास सबसे छोटी एज का ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट कौन सा है? मेरा यंगेस्ट पेशेंट अभी है 21 साल की एक इंजीनियर जिसको बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर है। और मेरी ओल्डेस्ट पेशेंट जिसकी मैंने सर्जरी की थी वो 93 इयर्स की थी जब मैंने सर्जरी की थी। और आपको क्या लगता है कि दोनों की बॉडीज में क्या डिफरेंस था और क्या चीज़ कॉमन थी? देखिए, जो यंग ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है वो ज़्यादा जेनेटिक कारणों के कारण हो रहा है। तो जो ये यंग पेशेंट की मैंने बात की, उनको जीन म्यूटेशन था। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, कैंसर होने का रिस्क बढ़ता रहता है। और अमूमन जो कैंसर बहुत ओल्ड एज में देखे जाते हैं वो स्लो ग्रोइंग कैंसर्स होते हैं, वो एज रिलेटेड प्रोसेस है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ज़्यादा है। क्या ऐसा भी माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ हेवी चेस्टेड वुमेन को ही होता है? नहीं, ये गलत फहमी है। ब्रेस्ट कैंसर ना तो छाती का साइज देखता है, ना आकार देखता है, ना देखता है कि आप सेलिब्रिटी हो या कॉमन मैन हो, किसी को भी हो सकता है। तभी हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई लक्षण महसूस होता है तो हमें तुरंत जांच करवानी चाहिए। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की जांच की बात करें तो सबसे पहले स्क्रीनिंग और मेमोग्राफी के बारे में हम सुनते हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मेमोग्राफी कब करानी चाहिए और असल में होती क्या है? देखिए, दो अलग अलग सवाल है, मैं दो पहलू में इसका जवाब देना चाहूँगा। कि पहली चीज़ है कि अगर मरीज को कोई लक्षण नहीं है एंड वो बस जानना चाहते हैं कि कुछ छाती में दिक्कत तो नहीं है, उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो वो स्क्रीनिंग जो है, जो रेकमेंडेड है कि 40 साल के बाद आप मैमोग्राफी करवाना चालू करिए। 40 साल से नीचे अगर कोई छाती में तकलीफ है तो अल्ट्रासाउंड बेहतर रहता है, बिकॉज यंग लेडीज के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू डेंस होता है एंड मैमोग्राफी में वो सफेद सफेद दिखता है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं पता लग पाता। तो अगर 40 से कम है और छाती में कोई परेशानी है तो अल्ट्रासाउंड। 40 के बाद स्क्रीनिंग के लिए हम मैमोग्राफी रेकमेंड करते हैं। ना मैमोग्राफी, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि बहुत ही पेनफुल होती है, बहुत दर्द होता है। तो वो उनको समझना जरूरी है कि मैमोग्राफी पीरियड से अगर पहले करवाएंगे एंड अगर छाती को प्रेस करेंगे तो दर्द तो होगा। तभी अगर मैमोग्राफी करवानी है तो पीरियड्स के बाद करवाएं, 7 से 10 दिन बाद पीरियड्स के मैमोग्राफी करवाएं तो वो तकलीफ नहीं देगा एंड ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर आएगी हमारे पास मैमोग्राफी की। मैमोग्राफी के लिए जब जा रहे हैं, एक और चीज का ध्यान रखें कि अंडर आर्म डिओड्रेंट या टैल्कम पाउडर ना लगा के जाएं, बिकॉज उसमें कैल्शियम के पदार्थ होते हैं एंड वो मैमोग्राफी में दिख जाते हैं और वो कई बार कैंसर का संकेत होते हैं। तो कितनी बार हमने मरीज को देखा है कि जहाँ पे इमेजिंग सेंटर ने कहा है कि इनको तो कैंसर लग रहा है, और जब हमने एग्जामिन किया उनने पाउडर लगाया हुआ था, हमने कहा कि आपने पाउडर के साथ मैमोग्राफी करवाई? कहते हैं हाँ। और जब आप पाउडर हटवा के मैमोग्राफी करवाओ तो वो कैल्शियम चला जाता है। तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो ये तो स्क्रीनिंग की बात हो गई। अब अगर कोई मरीज मेरे पास आता है छाती में गांठ लेके या छाती के किसी लक्षण के साथ, तो फिर हम 3 चीजें करते हैं, उसको हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री लेंगे, उनकी जांच करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उनका इमेजिंग टेस्ट होगा। जैसा मैंने बताया 40 के नीचे अल्ट्रासाउंड, 40 के ऊपर मैमोग्राफी। और अगर दोनों चीजों को मिला के हमें पता चला कि ये शक वाली गांठ लग रही है, तो हम बायोप्सी रेकमेंड करते हैं, नहीं तो हम बायोप्सी रेकमेंड नहीं करते। गॉट इट। सो मतलब किस एज के अंदर ज़्यादा हमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है? लोग ऐसा कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है, आपको रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है, मतलब बिल्कुल ही आप अगर यंग जनरेशन में, अगर आप अडल्टहुड में अभी जस्ट आए हैं, तब भी आपको खतरा ज़्यादा होता है। तो किस एज में ज़्यादा खतरा होता है ब्रेस्ट कैंसर का? तो जैसा मैंने आपको कहा ध्वनि कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क बढ़ता रहता है, बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भारतीय ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो पीक कर रहे हैं अर्ली 40s में। ओके, राइट। अब मैं अमेरिकन, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग की, अमेरिका यूके के जो कैंसर्स है वो अर्ली 50s या लेट 50s के अंदर पीक कर रहे हैं। तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर्स अ डेकेड अर्लियर 10 साल पहले पीक कर रहे हैं। तभी हमारे को ज्यादा चौकन्ना 35 से 40 की उम्र के बाद रहना जरूरी है। हैविंग सेड दैट, मैंने आपको बताया कि यंगेस्ट मरीज 20-21 साल के हैं, तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, यंग एज में भी कैंसर हो सकता है। सर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर निकल आया है और वो सोचता है कि मैं आसपास के डॉक्टर्स के पास ना जाकर पहले मैं उसके अच्छे से रिसर्च कर लूँ, तो उस रिसर्च के अंदर और पहले डॉक्टर के पास जाने में मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अपने ध्यान रखने चाहिए और रिसर्च में हमें इन्वॉल्व करने चाहिए? देखिए मैम, खुद को जागरूक बनाना बीमारी के प्रति अच्छी बात है, बट अधिकतर मरीज गूगल से कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो अपना इलाज खुद से फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर तकलीफ आ जाती है। बिकॉज देखिए, हर कैंसर का एक प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, तो उस प्रोटोकॉल के प्रति मैनेजमेंट हो तो बेहतर है। बट जब मरीज खुद से उसमें अपनी मैनेजमेंट जोड़ देते हैं, तभी हमने देखा है कि अधिकतर दिक्कतें होती है। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं ना कि आप अगर एक स्पेशल टाइप की ब्रा पहन रहे हैं, जैसे अगर आप अंडरवायर ब्रा पहनते हैं तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरा बढ़ता है, या अगर आप ब्रा पहन के सो गए हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। तो क्या ये बातें सब सच हैं? नहीं, तो ये सारे मिसकंसेप्शंस है, ये मिथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के प्रति। एंड मैं कुछ मिथ्स के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे जो सुन रहे हैं वो अवेयर हो कि ये सारी चीजें गलत है। हाँ। तो सबसे पहली चीज जो आपने कही कि रात को चाहे ब्रा पहने या ना पहने, उससे कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है। अधिकतर हम रेकमेंड करते हैं कि रात को मत ब्रा पहन के सोइए। दूसरा, ब्रा की कलर या टाइप से भी कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो ब्लैक कलर की हो चाहे वो अंडरवायर्ड हो। हाँ, जो अंडरवायर्ड ब्रा पहनते हैं, कई बार अगर फिटिंग अच्छी नहीं होती तो वो वायर से निशान पड़ जाता है और दर्द हो जाता है छाती के अंदर, पर कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। फिर आते हैं कि अंडर आर्म डिओड्रेंट लगाने से कैंसर, उससे भी कैंसर नहीं होता है। क्या गर्भ निरोधक गोलियां खाने से कैंसर बढ़ता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से नहीं, उससे भी कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, जो आजकल की गर्भ निरोधक गोलियां हैं। बट जो आजकल लड़कियां, औरतें जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने लग गई हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करने लगे हैं, उससे हमने देखा है कि उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे छाती में पेन, ब्रेस्ट पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर लोगों को ये लगता है कि मैमोग्राफी करवाने से कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। नहीं, हमने अभी डिस्कस किया, प्रिवेंट नहीं हो रहा, जल्दी पकड़ में आ रहा है। ठीक है। तो कई बार मरीज कहता है मैंने तो 2 साल पहले करवाई थी, मुझे कैसे कैंसर हो गया? उससे प्रिवेंट नहीं हो रहा, जल्दी पकड़ में आ रहा। एक और बहुत जरूरी चीज मैंने आपको बताई कि अधिकतर कैंसर फैमिली में नहीं रन करते, सिर्फ 10% कैंसर फैमिली में रन करते हैं। तो ये ना सोचे कि अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ तो हमें भी नहीं हो सकता। और फाइनली मैं एक बहुत बड़ी मिथ के बारे में बताना चाहूंगा। मरीज सोचते हैं कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैलने लग जाता है, एंड ये एजुकेटेड लोग भी ये सोचते हैं। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर शक वाली गांठ है और हमने उसकी बायोप्सी नहीं की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कैंसर है या नहीं है? बायोप्सी करने से कैंसर तभी फैलता है कि अगर आप इलाज को बहुत देर तक विलंब करके रखेंगे या रोक के रखेंगे। अगर आप बायोप्सी के बाद तुरंत ही इलाज करवाने लग जाएंगे, हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो कैंसर नहीं फैलता है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अगर हमारा चल रहा है
तो उसके बाद बॉडी में और भी ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है? निर्भर करता है कि क्या इलाज चल रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के 4 तरीके हैं। हर मरीज में चारों की शायद जरूरत ना पड़े। तो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, रेडिएशन या बिजली की सिकाई, और हार्मोनल थेरेपी है। ठीक है। तो कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी जो है वो सिस्टमिकली पूरे शरीर पे एक्ट करते हैं। तो उनके हाँ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बाकी ऑर्गन्स में भी कुछ मरीजों में देखे जाते हैं। रेडियोथेरेपी लोकली दी जाती है, पर कई बार उसका असर भी फेफड़ों पे और हार्ट पे पड़ सकता है। गॉट इट जी। ये तो हमने बात कर ली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अब जरा चलते हैं ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। अ लॉट ऑफ वुमेन आर वेरी कॉन्शियस कि दे हैव दे आर वेरी स्मॉल चेस्टेड, और उनको लगता है कि मार्केट में मिलने वाली टैबलेट्स या ऑयल्स आपको ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में मदद कर सकते हैं। तो क्या इस तरह का कोई ऑयल या कोई टैबलेट क्या ब्रेस्ट का साइज बड़ा कर सकता है? ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं। ऐसा कोई ऑयल या टैबलेट नहीं है जिससे ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा। तो नॉर्मली ये जेनेटिक मेकअप है आपका, कि आपके जो जीन्स पेरेंट्स से आए हैं उससे निर्भर करता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। अगर साइज बहुत ही छोटा है, कोई पेशेंट उसको ऑगमेंट या बढ़वाना चाहता है, तो उसके लिए कई प्रकार की सर्जरीज हैं। या तो आप फैट ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं या आप इम्प्लांट डलवा सकते हैं, पर ये ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स नहीं काम करते हैं। बल्कि कई बार इन ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स होते हैं जिससे और शरीर में हानि पहुंच सकती है। तो अगर हमें कभी भी ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है या फिर अगर ब्रेस्ट में लंप फील होता है, तो उसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर ही है? नहीं। तो अधिकतर लंप 85 to 90% लंप्स नॉन कैंसरस होते हैं, राइट। बट ये आप नहीं बता सकते, इसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है, जो प्रॉपर, जो मैंने आपको ट्रिपल असेसमेंट कहा था, वो करके फिर बताएंगे कि ये कैंसरस लंप लग रहा है या ये नॉन कैंसरस लंप लग रहा है। जो सबसे कॉमन छाती की गांठ है उसको फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, जो अधिकतर 15 से 30 साल की उम्र के बीच में देखी जाती है। नॉन कैंसरस गांठ है जो हार्मोनल बदलाव से बनती है, राइट। और ये फाइब्रोएडेनोमास जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब मेरे ओपीडी में हर दिन मैं कम से कम 2-3 मरीज फाइब्रोएडेनोमास के ही देखता हूँ। और इन फाइब्रोएडेनोमास का आजकल इलाज स्कारलेस सर्जरी से भी हो सकता है, बिना किसी निशान के। बिकॉज कई बार ये उनके अंदर होती हैं जो अनमैरिड है एंड उनको शादी के टाइम पे कॉन्शियस फील करती हैं कि ये गांठें हैं, तो हम बिना किसी स्कार के वैब सर्जरी के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमने रिलैप्स की बात की थी, तो क्या रिलैप्स होना आज की डेट में कॉमन है, और एक्चुअल में रिलैप्स होता क्यों है? अगर पेशेंट की एक बार कीमोथेरेपी हो चुकी है और बॉडी से कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका है, उसके बाद भी अगर रिलैप्स कैसे हो जाता है बॉडी में? देखिए, रिलैप्स डिपेंड्स कि किस स्टेज पे मरीज का इनिशियल कैंसर पता चला था। ठीक है। जितनी अर्ली स्टेज में पता चलेगा उतना कैंसर वापस आने की बीमारी कम है। और जितना लेट स्टेज में पता चलेगा उतनी बीमारी वापस आने की संभावना ज्यादा है। नाउ कैंसर में 100% कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कैंसर एक सिस्टमिक डिजीज है पहले दिन से। मतलब कुछ सेल्स हैं जो शरीर में घूम रहे हैं, हमें उन पूरी सेल्स को जड़ से निकालना है। नाउ कई लोगों के अंदर वो कुछ सेल्स जो है वो मरती नहीं है, वो जाके कहीं पे सो जाती है और कुछ सालों बाद, महीनों बाद वो जागती है और उसी से रिलैप्स या रेकरेंस होता है। बट इसका मेन जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो है कि किस स्टेज पे पता चला था एंड क्या बायोलॉजी है, कितना अग्रेसिव कैंसर था उनका। एग्जैक्टली। तो जो जेनेटिकल टेस्ट होते हैं वो हमारी कितनी मदद कर सकते हैं जानने में कि क्या मुझे आगे जाकर कैंसर हो सकता है? देखिए, ऐसे कई आजकल ब्लड टेस्ट आए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपको बताएंगे कि आपका आगे जाके कितना रिस्क है। एंड अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें आता है कि ब्रेस्ट कैंसर 12%, ओरल कैंसर ये इतना, लंग कैंसर इतना। तो देखिए, ये सब जो है ये डेटा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको पूल इन करके ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट अभी इस साइंस में और प्रगति होनी बाकी है। इट इज नॉट अ फुल प्रूफ साइंस। और कई बार हमने देखा है कि ऐसे वाले टेस्ट मरीज के डर ज्यादा पैदा कर देते हैं रादर देन प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन। अगर कोई आपको बोल दे कि 12% चांस है ब्रेस्ट कैंसर का और 10% चांस है ये बीमारी का, तो आधे टाइम तो आप डर में ही रहेंगे।
तो इन टेस्ट को अंधाधुंध नहीं करवाना चाहिए. यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि आपको इन टेस्ट को करवाने की जरूरत भी है या नहीं, आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री है, एंड उसके बेसिस पे दे विल रेकमेंड कि कौन सा टेस्ट आप करवाएं. ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में तो देखा जाता है, हम कॉमनली जानते हैं. अभी हाल ही में हिना खान ने भी बताया कि उनको 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है. पर क्या ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी देखा जाता है और कितना कॉमन है, मैं आपसे जानना चाहूँगी. ठीक है. हिना खान का पहली बार स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 4 नहीं है, एंड वो पूरा जड़ से ठीक हो सकता है. ठीक है. और मेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसका इंसिडेंस 1% है. ठीक है. सो अगर हम 100 मरीज फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के देखते हैं तो हम 1 मरीज मेल ब्रेस्ट कैंसर का भी देखते हैं. ठीक है. अभी तक जैसे मैंने अपने करियर में 27 से 28 मरीज देखे हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर के. तो ये मेल ब्रेस्ट कैंसर भी एक छाती के अंदर गांठ लेके आते हैं, एंड वो गांठ हार्ड गांठ होती है. उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है मेल बूब्स या गायनिकोमेजिया से, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंग एज में. ये वाली गांठ हार्ड होती है. अगेन हमें बायोप्सी करके गांठ का डायग्नोसिस करना है, और इसका इलाज फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसा ही है. तो इसके अंदर भी हम सिमिलर कीमोथेरेपी वगैरह सब कुछ, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, हार्मोनल सब सेम है, एंड जो इसके सर्वाइवल रेट्स हैं वो भी फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसे ही. अक्सर ये भी सुना जाता है कि कैफीन के ज्यादा इंटेक से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है. नहीं, ये भी एक मिथ है. पर कैफीन के ज्यादा इंटेक से और ज्यादा स्ट्रेस लेने से ब्रेस्ट पेन बढ़ता है, और ये अधिकतर पेन पीरियड से 10-12 दिन पहले देखा जाता है. इसको हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज कहते हैं, एंड स्ट्रेस और कैफीन इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. अच्छी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए, हेल्दी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, अच्छी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए सबसे पहले तो अपना वजन कंट्रोल में रखें. राइट. सो वेट अगर कंट्रोल में रहेगा तो आपको ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, एंड आपको ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स कम रहेंगी. स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें. राइट. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ने का, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, एक कारण ये है कि फीमेल्स आजकल ड्रिंक और स्मोक ज़्यादा करने लग गए हैं. तो 3 चीजें मैंने आपको, वेट कंट्रोल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल. जैसा हमने कहा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयर बने, और हर महीना 2 महीना अपना ब्रेस्ट को एग्जामिन करें. एंड जब एक बार 40 इयर्स के बियॉन्ड जाए तो मैमोग्राफी रेगुलरली करवाएं. ऑल्सो अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके मिलें एंड डिस्कस करें कि आपका कितना रिस्क है, एंड क्या आपको कोई जेनेटिक टेस्ट करवाने की जरूरत है या नहीं. गॉट इट. अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं? सो डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट में कौन सी गांठ में होती है. कई तरीके की परेशानियां हैं ब्रेस्ट के अंदर. प्रेगनेंसी में उनको कैंसर भी हो सकता है. एक और ट्यूमर है फाइलॉइड्स ट्यूमर, फाइब्रोएडेनोमा जैसे मैंने बताया. तो हमारे कई मरीज हैं जिनको फाइब्रोएडेनोमा और फाइलॉइड्स ट्यूमर थे. फाइब्रोएडेनोमास को हम प्रेगनेंसी में सर्जरी नहीं करते, पर फाइलॉइड्स ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ता है तो हम उनकी सर्जरी करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. एंड वो कई मरीज हमारे ब्रेस्ट फीड भी करते हैं आफ्टर डिलीवरी. अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में पकड़ में आ रहा है. उनको कीमो चल रही है, उस दौरान में कीमो लगी है या नहीं लगी है, उनका क्या इलाज होगा एकदम डिलीवरी के बाद, उन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं या नहीं. पर अधिकतर मरीज को हम अवॉइड करते हैं कि वो ब्रेस्ट फीड करें. सर, ऐसा भी कहा जाता था कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का मरीज ब्रेस्ट फीडिंग कराता है तो उससे उसको हीलिंग होती है. क्या ये सच है? नहीं, ये नहीं सच है. पर ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर. इसका मतलब ये है कि अगर एक लेडी कम से कम 1 साल तक ब्रेस्ट फीड करेगी, चाहे वो एक बार में है या 2 बच्चों में 6-6 महीने है, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है. एंड ये भी एक और प्रॉब्लम हम आजकल देख रहे हैं, बिकॉज आजकल ज्यादातर लेडीज वर्किंग लेडीज हैं, तो जो ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है वो घटता जा रहा है. एंड दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी इंडिया में बढ़. कब किया जाता है ब्रेस्ट रिमूवल? अगर मतलब ब्रेस्ट कैंसर के दौरान ब्रेस्ट रिमूवल क्यों किया जाता है? देखिए, ब्रेस्ट रिमूवल करने के जो मैंने जैसे आपको बताया, कुछ तो टेक्निकल कारण है कि अगर कैंसर किसी पर्टिकुलर टाइप का है. कई बार मरीज की इच्छा होती है कि पूरी छाती निकाली जाए, बिकॉज उनको लगता है कि उससे बीमारी वापस आने की क्षमता कम हो जाएगी.
विच इज नॉट ट्रू. सो अधिकतर मरीज में चाहे हम ब्रेस्ट सेव करें या ब्रेस्ट पूरी निकालें, जो सर्वाइवल है वो नहीं बदलता. ठीक है. पर जो टेक्निकल कारण है, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, कि अगर एक मरीज को छाती के अंदर मल्टीपल कैंसर की गांठें हैं और एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक साइड में है, तो हम उसमें छाती नहीं बचा सकते. ठीक है. अगर बहुत ही बड़ा कैंसर है जो कीमो के बावजूद भी श्रिंक नहीं हो रहा, तो उसके अंदर भी हम छाती नहीं बचा सकते हैं. राइट. या फिर वो नलियों के अलोंग, जो डक्ट्स हैं उनके अलोंग काफी एक्सटेंसिवली फैला हुआ है, उसके अंदर भी छाती नहीं बचा सकते. या खाल फटी हुई है, तो भी छाती नहीं बच सकती. तो ये कुछ कारण है जो टेक्निकल कारण है जब हम ब्रेस्ट नहीं सेव कर सकते और हमें पूरी छाती निकालनी पड़ती है. बट यूजुअली डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि ब्रेस्ट डिटैच ना करना पड़े. जैसा मैंने कहा कि आजकल 65 to 70% मरीजों के अंदर ब्रेस्ट कंजर्वेशन ही किया जाता है. सर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि वो कैंसर बॉडी में कहीं और ट्रैवल कर जाए? जी. अच्छा. सो जैसा मैंने आपको कहा कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सिस्टमिक डिजीज है पहले दिन से. तो कुछ सेल्स तो घूम रही है शरीर में. अगर उनको अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे उनको लग रहा है कि हम यहाँ पे बड़े हो पाएंगे, तो वहाँ पे बैठ के वो वहाँ पे मेटास्टेसिस कर देती हैं या वहाँ पे ग्रोथ चालू हो जाती है. सर, कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि कैसे अपना सेल्फ एग्जामिन घर में करते रहें और कब कब टेस्ट कराना चाहिए और क्या एक्टिविटीज हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकें? सो जैसे अवॉइड करने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई. वेट कंट्रोल, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं पीना. कोशिश यही करें कि अगर बच्चे होते हैं तो उनको ब्रेस्ट फीड किया जाए, एंड अगर 1 साल से ज्यादा किया जाए वो और भी अच्छी बात है. लाइक आई सेड कि हर महीना 2 महीना 20 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का बेस्ट टाइम महीने के 5 to 7 days लेटर है. जिनके महीने ऑलरेडी बंद हो गए हैं वो किसी भी दिन पे कैलेंडर पे कोई एक दिन मार्क कर सकते हैं, हर महीने उस दिन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं. ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए बेस्ट है कि जब वो नहा रहे हैं तब थोड़ा सा सोप लगाएं हाथ पे एंड फिर एग्जामिनेशन करें. इससे छोटी गांठें पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है. हम कहते हैं कि एक हाथ पीछे रखें सर के एंड 3 उंगलियों से वो अपनी चेस्ट वॉल के अगेंस्ट ऐसे गांठ को महसूस करें. एक बहुत ही कॉमन जो गलत चीज वो लोग करते हैं और हमारे पास फिर आते हैं, वो है गलती जो करते हैं कि वो छाती को ऐसे पकड़ते हैं, राइट, फिंगर्स के बीच में. ऐसे आपको हर वक्त गांठ महसूस होगी, तो ये नहीं करना चाहिए. वो 3 फिंगर्स से आपको चेस्ट वॉल के अगेंस्ट फील करना चाहिए. बाकी 40 इयर्स के बाद एवरी ईयर मैमोग्राफी शुड बी डन. और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो मे बी आपको स्क्रीनिंग जो है कुछ साल पहले से चालू करनी पड़ेगी. वो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है. आई होप हमारी ऑडियंस को सब कुछ पता चल गया होगा कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड उनके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक क्लियर हो चुके हैं. और ये सेल्फ एग्जामिन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी उतनी ज़रूरी है. एंड प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. आप भी अपने अंडर आर्म्स में और अपने चेस्ट एरिया पर चेक कर सकते हैं कहीं आपको कोई लंप तो नहीं है. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस शो. थैंक यू ध्वनि. बिफोर वी एंड, मैं बस एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपकी पूरी ऑडियंस से कि अगर इस पूरे डायलॉग में उनने कुछ भी चीज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानी है, चाहे वो लक्षण हो, चाहे जो मिथ्स हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो 2 और औरतों से ये चीजें शेयर करें. इसी से जागरूकता बढ़ेगी. एंड उन 2 औरतों में से एक उनके घर की डोमेस्टिक हेल्प होनी चाहिए और एक उनकी फैमिली मेंबर होनी चाहिए. एंड दिस इज हाउ वी विल क्रिएट मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस डिजीज. रियली नाइस थॉट ऑफ योर्स. मतलब एक्चुअल में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी वीडियोस तक पहुंच भी नहीं पाते हैं. वो सोचते हैं कि शायद मुझे फील हो रहा है एंड किसी से बात करने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है. पर अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं, कभी भी उस चीज़ के लिए देरी नहीं करनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम एट एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा. आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए तैयार रहें.